हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैल और आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड साइंस का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो क्लास 6 का है। ठीक है, तो सब इसमें जो आपका चैप्टर सेकंड है उसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पदार्थ क्या होता है? हर वो चीज़ जो स्थान घेरती हो, जो कोई जगह लेती हो, उसमें भार होता है, वही पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने पदार्थ के बारे में लिखा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ एक ही वस्तु से बनी होती है, तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ से बनी हो सकती है, अर्थात जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम पदार्थ का भी चुनाव करते हैं। जैसे गिलास, कांच या स्टील से बना, ये सब गिलास और कांच किससे बनाया जाता है? स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हमें कोई भी, जैसे कि अगर हमें गिलास यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, ठीक है, तो वो किसी मेटल से बनाया जाता है या फिर कांच से भी बना सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमें खाना खाना होता है तो हमें थाली या तो हम किसी मेटल से बनाएं, ठीक है, या फिर वो भी कांच से, या फिर एक चीनी मिट्टी का मटेरियल आता है उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। जब हम चीज़ों को अपने यूज़ के हिसाब से बनाते हैं, अपने यूज के हिसाब से हम उसमें चीज़ें यूज़ करते हैं, तो फिर उस हिसाब से हमें उन पदार्थों के वर्गीकरण की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, पदार्थ के वर्गीकरण की भी आवश्यकता हमें होती है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं हम उसका वर्गीकरण करेंगे कैसे? ठीक है, जब हम वस्तुओं को उसके विशेष गुणों, रंग, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। ठीक है, हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस वस्तु का जो पहचान है वो आसानी से कर सकें। ठीक है, और वो पहचान करेंगे कैसे? उसके गुणों, रंग और उसके यूज़ के आधार पे हम उसकी पहचान करेंगे। ओके, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्गीकरण। मतलब वर्गीकरण का यहाँ पे एक तरह से डेफिनेशन दिया गया है कि अगर कोई वस्तु है उसके सामान्य लक्षणों के आधार पे, ठीक है, उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें जो अलग अलग किया जाता है उसे वर्गीकरण कहते हैं। जैसे अगर हमें सब्जी काटनी होती है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? चाकू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें सब्जी छीलनी होती है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? छिलनी का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम चीज़ों का वर्गीकरण करते हैं पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पे। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि पदार्थ की बाह्य संरचना कैसी है, इसके हिसाब से भी हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण कराता था पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक क्रिया कहलाता है। हाँ, यहाँ पे पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उस वर्गीकरण को हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, और पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, या बोल सकते हैं भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है आपका गैस। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर भी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। ठीक है, अब पदार्थों के लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, जैसे अभी आपने देखा कि कोई पदार्थ आपका सॉलिड रूप में होता है, कोई पदार्थ आपका लिक्विड रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, उनके स्टेट क्या होते हैं, उसके आधार पे भी पदार्थों की जो वर्गीकरण किया जाता है। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं जो कि हमने पीछे पढ़ा।
ठोस, द्रव व गैस। ओके, ठोस, द्रव व गैस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप सबसे ज़्यादा फेमिलियर हो पानी से, ठीक है। अगर पानी बर्फ़ के रूप में हो तो ठोस, अगर पानी द्रव के रूप में हो तो मतलब लिक्विड में जिसमें जैसे हम लोग पीते हैं तो वो द्रव। अगर पानी वाष्प बन जाता है, आप लोग देखते हो जब कोई भी चीज़ बनाए, जैसे चावल बना देते हो तो उसका वाष्प निकलता है, ठीक है, तो वो पानी का वाष्प बन जाता है जिसे गैस अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो पानी हमारी तीनों अवस्थाओं में हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ठोस को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठोस होता क्या है। जो ठोस पदार्थ होता है उसमें जो कण होते हैं, ठोस पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं या फिर अणुओं से मिलके बने होते हैं, वो बहुत, उनके जो अणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। इसलिए इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है, जो इन्हें एक साथ बांधे रहता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो अंतरा आणविक बल बहुत ही अधिक होता है, इसलिए इनको एक साथ बांधे रहता है और इसीलिए ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थों के कण जो है अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन ये निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव, ठीक। तो द्रव के बारे में आप ये कह सकते हो कि ठोस पदार्थों की तुलना में जो द्रव के अणु होते हैं, द्रव भी क्या होता है कि छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, तो ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल या अंतरा आणविक बल ठोस की तुलना में कम होता है, ठीक है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। जैसे कि आप तेल है, अगर तेल कभी भी आप जिस बर्तन में रखे, अगर उस बर्तन से गिर गया तो क्या होगा, वो फैल जाएगा किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन उनका आयतन नहीं बदलता है। वो भले ही तेल फैल जाए, ऑयल फैल जाए, लेकिन इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। मतलब अगर आपका 1 लीटर अगर ऑयल आपका ज़मीन पे गिरा है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है गैस, जो थर्ड स्टेट है आपकी, एक तरह से भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट बोल सकते हो आप पदार्थ की, ठीक है। तो वो है, उसकी जो थर्ड अवस्था है वो है गैस। गैस में क्या होता है, गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। गैस में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। जैसे आप देखते हो हम लोग हवा में सांस लेते हैं तो हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी जाके हम लोग सांस लें, हमें ऑक्सीजन मिलता ही मिलता है, हाँ ज़मीन पे रहें तब, ठीक है। अर्थात गैस आकृति और आयतन, जो गैस की आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो जो गैस है ये जिस स्थान पे रखे जाते हैं उसी की आकृति व आयतन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लाइए, जो कि आजकल कोरोना की वजह से बहुत ही मिल रहा है, तो आप उस ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लाइए और उस सिलेंडर को, या फिर आप जो घर में खाना बनाते हैं एलपीजी सिलेंडर, वही अगर कभी देखिए अगर गलती से भी उसका रेगुलेटर खुला रह जाता है या फिर जो चूल्हे का बटन है वो खुला रह जाता है तो गैस पूरी तरफ फैल जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि उसकी जो गैस की जो आकृति और वो आयतन निश्चित नहीं होता है, वो जिस जगह पे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति व आयतन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब जल में घुलनशीलता के आधार पे भी पदार्थों को बांटा गया है। किस तरह से बांटा गया है, देखिए, किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थ को घुलनशील या विलेय पदार्थ करते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि जब कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, अगर आप वो पानी में पूरी तरह से घुल जाए, मतलब कि आपका जो विलयन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है, तो उसे घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। और अगर पानी में ना घुले तो उसे अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं, ठीक। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील व दूसरे द्रव में अघुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी में घुलनशील और मिट्टी के तेल में अघुलनशील होता है, ठीक है। नमक आप पानी में डालते हो वो घुल जाता है, जैसे चीनी आप डालते हो घुल जाता है,
लेकिन अगर यही दोनों चीज़ को आप मिट्टी के तेल में डालें या फिर नॉर्मल सरसों के तेल में डालें तो वो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जल में घुलनशीलता के आधार पे भी पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ पे जल के सापेक्ष भार के आधार पे, जल के सापेक्ष भार के आधार पे क्या होता है, यहाँ देखिए कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, जल के तुलना में जो पदार्थ है उसकी भार की बात की जा रही है। पदार्थ की भार जो है जल के भार की तुलना में, मतलब जल के सापेक्ष उसके पदार्थ के भार की तुलना की जा रही है। क्या होता है इसमें, ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ पदार्थ जल से भारी होगी, इसका जो एक आप बोल सकते हो लॉजिक है कि अगर कोई भी चीज़ जल से भारी होगी तो वो ज़मीन में वो जल में डूब जाएगी, और अगर जल से हल्की होगी तो वो ऊपर ही तैरती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में तैरती हैं वे जल से हल्की होती हैं, जो जल में डूब जाती है वो जल से भारी होती हैं, जो मैंने अभी बताया। जैसे कि सरसों का तेल जल में तैरता रहता है। आपने देखा कभी भी अगर तेल गलती से भी पानी में पड़ जाता है तो आप देखते हो कि जो तेल है वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है, इसलिए आप कह सकते हो कि जो तेल है वो जल से हल्का होता है। ठीक है, और सेकंड आप देख सकते हो मोम जल में तैरता है अतः जल से हल्का होता है। मोम भी वैक्स जो होता है वो जल में तैरता रहता है और इसलिए वो जल से हल्का होता है। लोहे की कील, आपने देखा होगा लोहे की कील अगर जल में डालो तो वो डूब जाती। क्यों डूब जाती है, क्योंकि लोहे की कील जो जल से भारी होती है। ओके, उसके बाद फोर्थ है कांच की गोली जल से भारी होती है इसलिए जल में डूब जाती है, और लकड़ी का टुकड़ा जल से हल्का होता है इसलिए जल में वो तैरता रहता है। ठीक है, तो ये हुए आपके जल के सापेक्ष जल के सापेक्ष भार के आधार पे ये बांटा गया है। अब पारदर्शिता के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया गया ये देखिए। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए पारदर्शिता के आधार पे 3 टाइप के पदार्थ होते हैं। पहला पारदर्शी, ठीक है, दूसरा अपारदर्शी, और तीसरा जो होता है आपका पराभासी होता है। ठीक है, तो अब इन तीनों के आधार पे आप समझ सकते हो वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है, वे पारदर्शी कहलाते हैं। इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कांच, जल आदि। कांच भी ट्रांसपेरेंट होता है, जल भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन सब कांच नहीं होता है। ठीक है, कांच की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, नॉर्मली कांच ट्रांसपेरेंट होता है। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, इन सब के आर पार आप नहीं देख सकते इसलिए इन्हें अपारदर्शी कहते हैं। और वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, धुंधला दिखाई देता है या फिर थोड़ा बहुत आर पार दिखता है, वे पराभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। ठीक है, अब कठोरता के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया गया ये देखिए। कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, छूने में हमको थोड़े सॉफ्ट महसूस होते इसलिए उन्हें मुलायम पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ अंगुलियों से दबाने पर नहीं दबते, उन पदार्थों को कठोर पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार, मतलब किसी भी पदार्थ का चुंबक के साथ कैसा व्यवहार है तो उसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है वे चुंबकीय, तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, चुंबक जो है जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है या चिपका लेता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। जैसे कि लोहा हो गया आपका, निकिल हो गया, ये सब चीज़ों को क्या करता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन कुछ पदार्थ जिन्हें वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, जैसे कि लकड़ी हो गया, ये पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। इसका एग्जाम्पल है लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकिल, कोबाल्ट जैसे अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। अच्छा,
अब पदार्थों के निर्माण की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात की गई। मौलिक इकाई मतलब मेन वो किन चीज़ों से मिलके बना है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई क्या होती है? पदार्थ स्वयं अनेक छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। क्या होता है? जो पदार्थ होते हैं उनके निर्माण की जो मौलिक इकाई क्या है? जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। ठीक है, अणु क्या होता है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हों, अणु कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? पदार्थ मतलब कण वो छोटे से छोटे कण होते हैं पदार्थ के, जो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं और पदार्थ के सभी गुण उस अणु में एक तरह से बोलते हैं अणु में होता है। ठीक है, उसे अणु कहते हैं। किसी पदार्थ के सभी अणु एक समान होते हैं। किसी भी पदार्थ के जो सारे अणुओं का गुण जो होता है वो एक समान होता है तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु भिन्न भिन्न गुणों के होते हैं। जैसे कि अगर आप एक नमक का एक अणु लेते हो और चीनी का, तो नमक में जितने भी अणु होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी सेम होगी और चीनी की प्रॉपर्टी आपस में सेम होगी। लेकिन अगर नमक का एक कण और चीनी का एक कण लो तो उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। ठीक है, अब परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहते हैं। देखिए, ये हो गया अणु। अब अणु में भी ये छोटे छोटे आपके परमाणु हैं। ठीक है, तो ये अणु तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन ये जो परमाणु हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ठीक है, तो लेकिन ये जो छोटे छोटे परमाणु हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इन्हें ही परमाणु कहा जाता है। ओके, अब अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं लगाए रहो अपनी आंखों से, अगर माइक्रोस्कोप से ना देखो तो अणु या परमाणु नहीं दिख सकते। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का, कई सारे परमाणु एक साथ संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, कण का निर्माण करते हैं और कई सारे अणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो समान परमाणुओं के सहयोग से तत्व के अणु बनते हैं। जब कई सारे समान परमाणु एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? अणु बनता है। अभिक्रिया नहीं बोल सकते हो, वो जब एक साथ आते हैं सहयोग करते हैं तो वहाँ पे अणु बनता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई कही जाती है। मतलब सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। इसलिए परमाणु को ही किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई कही जाती है। ओके, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार अब इसके हिसाब से क्या है? परमाणु विभाज्य है। मतलब पहले तो ये कहा गया कि सबसे छोटे कण होते हैं, अणु होते हैं। अणु के बाद आपका आया परमाणु, अब फिर कहा गया कि जो परमाणु होते हैं ये विभाजित नहीं हो सकते। लेकिन जब आधुनिक इसकी कॉन्सेप्ट आई तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि परमाणु क्या होते हैं? विभाज्य होते हैं तथा इनके 3 मूलभूत कण होते हैं। ये विभाज्य होते हैं और इनमें भी 3 कण पाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन्हें क्या बोला गया? अवयवी कण बोला गया। क्या बोला गया? अवयवी कण। ये आपका अवयवी कण कहलाता है। हाँ, ये आपका अवयवी कण कहलाता है। कौन कौन सा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों कणों पे आवेश होता है। ठीक है, आवेश होता है तो प्रोटॉन पे आपका धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। और इनको जो प्रोटॉन को दिखाने वाले संकेत P से ये दिखाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन E से और न्यूट्रॉन जो है N से दिखाए जाते हैं। इन तीनों के ये संकेत होते हैं। ठीक है,
दोस्तों ये मैंने आपके जो यूपी बोर्ड के क्लास 6 के सेकंड चैप्टर की बुक से ये मैंने नोट्स बनाया हुआ है, जो क्लास 6 के स्टूडेंट को अगर यहाँ से वो नोट्स बनाना चाहें तो भी हेल्प करेगी। ठीक है, उसके अलावा और भी जैसे यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी साइंस के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 6, 7, 8 के बुक्स में से होती हैं। ठीक है, तो मैं बाकी भी बुक्स की वीडियो डालने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।